हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मस्त भारत चैनल में कि एफआईआर है क्या। बहुत से अभी जब तक मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा था, ऑफलाइन कोचिंग में बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर एफआईआर के बारे में कुछ बताइए। तो आज मैं आपको बताऊंगा एफआईआर है क्या, एफआईआर और एनसीआर में अंतर क्या है, और चार्जशीट या आरोप पत्र किसे कहते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं बात करता हूँ एफआईआर पे। आइए एकदम सजे शब्दों में मैं आपको बताता हूँ एफआईआर। एफआईआर है क्या। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में आप कहते हैं प्रथम सूचना शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट, और दूसरे शब्दों में हिंदी में आप इसे कह सकते हैं प्राथमिक सूचना शिकायत या प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। इसको कहते हैं एफआईआर। अब एफआईआर होता कैसे है या एफआईआर करने की आवश्यकता कहाँ, मतलब क्यों आती है मेरे दोस्तों, मैं इस पे बात करता हूं। जब कहीं आपके पास पड़ोस में, परिवार में, गांव भर में, या आपके बस्ती में, आपके शहर में कभी मारपीट हो जाती है, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाता है और मामला संगीन हो जाता है। संगीन बोले तो खून खराबा हो जाता है, संगीन बोले तो आपके जान पे, आपके प्राण मान सम्मान पे आंच आ जाती है, या आपका प्राण मान सम्मान जान जाने का नौबत आ जाता है या चली जाती है, तो इसको कहते, इस प्रकार के अपराधों को कहते हैं संगीन अपराध। और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होता है। जब आप पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में जाते हैं अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो पहले पुलिस डायरेक्ट एफआईआर नहीं लिख लेती है। पुलिस आपके सारे मामले का छानबीन करती है, पुलिस देखती है इसमें क्या सही है क्या गलत है, तब जाके पुलिस आपका एफआईआर दर्ज करती है। तो मेरे दोस्तों, मैंने बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, एकदम सिंपल साधारण और संक्षेप में बताया कि एफआईआर होता क्या है। अगर संगीन अपराध है तो वहां पे तत्काल एफआईआर दर्ज हो जाता है। अगर संगीन अपराध नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको भगा देगी, पुलिस आपका एफआईआर नोट नहीं करेगी। अगर संगीन अपराध नहीं है तो वहां पे पुलिस एनसीआर दर्ज करेगी। अब आप पूछेंगे कि सर एनसीआर होता क्या है, तो बताता हूं एनसीआर होता क्या है। पहला टॉपिक मेरा हो गया एफआईआर, और ये मेरे दोस्तों दूसरा मेरा टॉपिक हो गया एनसीआर। पहला टॉपिक हो गया एफआईआर, दूसरा हो गया एनसीआर। तो एफआईआर का फुल फॉर्म हमने बता दिया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉन्जेबल रिपोर्ट, मतलब संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध में पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी करती है, संज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखती है, और जहां पे एनसीआर होता है, असंज्ञेय होता है, मतलब असंज्ञेय अपराध होता है, वहां पे पुलिस एनसीआर दर्ज करती है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, दो लाइनें बताऊंगा। जहां पे डकैती हो जा रहा है, मारपीट हो जा रही है, लूट हो जा रहा है, हत्या हो जा रहा है, 376 या 376 डी हो जा रहा है, रेप या बलात्कार, इस तरीके के केस है, वहां पे एफआईआर होता है, इसको संगीन अपराध करते हैं। और जहां पे किसी ने मतलब आपस में कुछ गाली गलौज कर लिया है, या कुछ ऐसे छोटे मोटे जैसे झगड़ा कर लिया है, या आपस में तू मैं कर लिया है, इस प्रकार के मामले में एनसीआर दर्ज करते हैं। तो अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो उस थाने में, जिस पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं, वहां पे आपका सीआरपीसी 154 अर्थात सीआरपीसी 154 का बयान होता है। किसका बयान होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सीआरपीसी 154 का आपका हम क्या करते हैं, बयान वहां पे होता है, तब जाके आपका एफआईआर दर्ज होता है। और अगर पुलिस आपका एफआईआर या एनसीआर वहां पे नहीं दर्ज कर रही है, तो आप सीधे प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक महोदय होते हैं, जिनको आप सुप्रिंटेंडेंट पुलिस या जिनको आप शॉर्टकट एसपी कह सकते हैं। आप एसपी ऑफिस में एसपी के पास जाते हैं, आप एसपी के समक्ष जा सकते हैं, और एसपी के समक्ष जाके आप बता सकते हैं कि सर मैं फलाने थाने पे गया था, मेरा एफआईआर या मेरा एनसीआर नहीं दर्ज हुआ है, श्रीमान जी मेरा एफआईआर या मेरा एनसीआर दर्ज करने की कृपा करें। आपके साथ जो घटना हुआ है, जो मैटर हुआ है, आप सारे एसपी महोदय को बताएंगे, और तब वहां पे एसपी क्या करते हैं, आपका एफआईआर या एनसीआर जो भी उनको लगता है उसको दर्ज करते हैं, या जिस क्षेत्र में घटना हुई है उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाने को आदेशित करते हैं कि आप इस एफआईआर को दर्ज करें, इस एनसीआर को दर्ज करें। और एक बार और आपको मैं बता दूं कि एफआईआर आप कहां पे दर्ज कराएंगे, जिस क्षेत्र में घटना हुई है, अगर कोई भी अपराध, कोई भी घटना जिस क्षेत्र में हुई रहती है, आप उसी क्षेत्र के थाने में जाकर या उसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाने में जाकर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे जगह रहते हैं, वहां पे घटना हुई है, आप किसी दूसरे जगह एफआईआर, किसी दूसरे थाने पे एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं,
तो वहां पर भी एफआईआर दर्ज होगा, लेकिन वह जीरो एफआईआर दर्ज होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप कहेंगे कि सर जीरो एफआईआर होता क्या है, तो मैं तत्काल बता रहा हूं आपको जीरो एफआईआर होता क्या है। पहले एफआईआर को मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे मैं शॉर्टकट डाल देता हूं, ZDRO जीरो एफआईआर। यहाँ पे मैंने डाल दिया जीरो एफआईआर। तो पहले एफआईआर के बारे में देख लेते हैं। आपने थाने पे गया, वहां पे 154 का आपका बयान नहीं हुआ, या वहां पे पुलिस वालों ने आपका एफआईआर नहीं लिखा, आप एसपी ऑफिस जाते हैं, एसपी ऑफिस अगर आपका कंप्लेन नहीं दर्ज होता है तो अनुच्छेद 156(3) आपको यह अधिकार देता है। अनुच्छेद कितना है भैया, यहाँ पे अनुच्छेद 156(3), अनुच्छेद 156(3) के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाके निकट मजिस्ट्रेट के पास आप बता सकते हैं कि श्रीमान जी मैं चौकी पे गया, मैं एसपी के यहाँ गया और मेरा शिकायत या एफआईआर जो भी है नहीं दर्ज हुआ, तो इसके लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। वहाँ पे आपका 200 का बयान होगा। अगर गवाह भी कोर्ट को अगर आवश्यकता होती है गवाहों की, तो वहाँ पे गवाहों का 202 सीआरपीसी का बयान होगा, आपका सीआरपीसी 200 का बयान होगा। मजिस्ट्रेट आपके एफआईआर को खुद डायरेक्ट दर्ज कर सकता है या संबंधित थाने को यह आदेश दे सकता है कि इसमें, इस मैटर में या इस घटना में या आपकी शिकायत में एफआईआर अलाउ किया जाए, एफआईआर को लागू किया जाए। तो आप 154 सीआरपीसी क्या है, आप 154 सीआरपीसी के तहत थाने पे जाएंगे, वहां पे नहीं होता है तो आप कहां जाएंगे, एसपी ऑफिस जाएंगे। अगर वहां पे सुनवाई नहीं होती है तो अनुच्छेद 156(3) आप कोर्ट में जाएंगे। और जब 156(3) कोर्ट में जाते हैं तो प्राय आपको एक अधिवक्ता, एक जाने माने लॉयर, एक एडवोकेट की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आपको करना पड़ेगा, जो कि अति आवश्यक होता है। तो आपने जान लिया कि एफआईआर होता क्या है, एफआईआर दर्ज करते कैसे हैं। अगर पुलिस आपका एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है, एसपी आनाकानी करते हैं, तो जिस समय आप अनुच्छेद 156(3) के तहत कोर्ट में जाते हैं अपने एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए, 156(3) के साथ साथ आप 166A 166A के तहत आप संबंधित पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भी मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि श्रीमान जी मैं कोर्ट में मैं थाने में गया था, वहां पे शिकायत नहीं दर्ज हुई, मैं एसपी ऑफिस गया, थाने पे गया, एसपी ऑफिस, वहां मेरी कोई नहीं सुनवाई, मेरे साथ गलत बर्ताव हुआ, तो मैं आपके शरण में या मैं कोर्ट के समक्ष आया हूं, आपके समक्ष आया हूं। तो 156(3) के साथ साथ आप सीआरपीसी 166A के तहत आप पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा कर सकते हैं। एक पुलिस वाले के खिलाफ आप मुकदमा करेंगे, 36 पुलिस वाले सुधर जाएंगे। आपका यह कारनामा आपके पूरे जिले, पूरे इलाके, पूरे थाना में तहलका मचा देगा। दरअसल होता क्या है, जब हम और आप थाने के पास जाते हैं तो हमारे और आपके पास जानकारी नहीं होती है। हम और आप जानकारी के अभाव में मार खा जाते हैं। हमारे और आपके पास नॉलेज नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो अधिवक्ता है, जो LLB LLM किया है, जो लॉयर, जो एडवोकेट है, उन्हीं को ये सब बात जानना पड़े। आपको भी ये सब बातें जाननी है, बेसिक बातें हैं। मैं आपको बहुत हाई फाई, बहुत प्रोफाइल, या मैं आपको बहुत किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूं। मैं आपको बुक से रिलेटेड, मतलब ये सब चीज बुक में मिलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं बता रहा हूं। मैं आपको एक संक्षेप में बता रहा हूं, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि जो आपके माइंड में, आपके दिमाग में सेटअप हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि ईश्वर करे, खुदा वास्ता कभी आपका ऐसा नौबत ना आए, लेकिन अगर कभी थाने या चौकी या एसपी ऑफिस या कोर्ट में जाने का नौबत आता है तो आपके पास ये जानकारियां होनी चाहिए। या पुलिस, अगर आप कभी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस आपसे अगर जांच कर रही है, एफआईआर या एनसीआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है, तो इस प्रकार की जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। तो आपने जान लिया कि एफआईआर होता क्या है, हमने आपको एफआईआर बता दिया। एनसीआर, एफआईआर जब संगीन अपराध होता है। एनसीआर कब दर्ज करते हैं, जब भैया मामूली अपराध होता है, कोई छोटी मोटी घटना घटी होती है, जैसे भी हमने आपको बताया कुछ समय पहले, मारपीट, गाली गलौज, छोटा मोटा, तो वहां पे एनसीआर दर्ज करते हैं। तो एफआईआर, एनसीआर, अब इसमें मुझे बहुत डीपली बताने की आवश्यकता नहीं है। जब संगीन अपराध है, बड़ा मैटर है, एफआईआर होगा। 2 शब्द में, छोटा मामला है जैसे 323 हो गया, 504 हो गया, ठीक है, आपस में गाली गलौज, किसी प्रकार के मन मुटाव को लेकर लोग थाने पे चले जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एनसीआर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं जीरो एफआईआर क्या होता है बताते हैं, लेकिन जीरो एफआईआर के पहले एक बार मैं फिर एफआईआर और एनसीआर पे चलूंगा।
अगर आप एफआईआर दर्ज करते हैं, अति संगीन अपराध नहीं है, तो पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करती है। और एनसीआर में पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करती है। एनसीआर में जो है कि पुलिस, अगर मजिस्ट्रेट का आदेश होता है तो ही पुलिस एनसीआर में आपको गिरफ्तार करेगी, अन्यथा पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है। और अगर एनसीआर के मैटर में, असंज्ञेय अपराध के मैटर में पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो तत्काल उसकी रिहाई और पाबंद पत्र या आप मुचलका समझ लीजिए, आपको तत्काल जमानती, मुचलका पाबंद जो पत्र होता है भरने के बाद आपको तत्काल जमानती मिल जाती है। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज हुआ है संज्ञेय अपराध तो आपको भी जल्दी जमानत नहीं मिलती है। और अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना उनके आदेश को पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस जांच कर सकती है। पहली चीज, आइए आपको बताते हैं यहाँ पे जीरो एफआईआर क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने कहा कि मैंने आपको एफआईआर बताया, एनसीआर बताया, अरे जीरो एफआईआर क्या होता है। मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं और या आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप बिहार में किसी काम से घूमने के लिए गए हैं, आप बिहार में वहां पे घूम टहल रहे हैं, आप किसी काम से गए तो वहां पे आपके साथ कोई घटना घट जाती है और आप किसी कारणवश बिहार के थाने में या वहां के पुलिस, मतलब थाने पुलिस स्टेशन में आप वहां पे अपना रिपोर्ट दर्ज याद नहीं करा पाते हैं, शिकायत नहीं दर्ज करा पाते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में आके किसी भी थाने में या अपने संबंधित थाने में आप उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए पुलिस आपको मना नहीं कर सकती है। पुलिस आपका एफआईआर लिखेगी, उसे बोलते हैं जीरो एफआईआर। अब दूसरे शब्दों में समझिए, जहां पे अपराध हुआ है या जहां पे घटना घटी है उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाने को छोड़कर, पुलिस स्टेशन को छोड़कर किसी अन्य थाने, अन्य पुलिस स्टेशन में अगर आप अपना शिकायत दे रहे हैं या एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो उसे कहते हैं जीरो एफआईआर। तो अभी आपने यहाँ पे समझ लिया कि एफआईआर, एनसीआर और जीरो एफआईआर किसे कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि एनसीआर किसे कहते हैं, एफआईआर किसे कहते हैं और जीरो एफआईआर किसे कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि 156(3) के बारे में भी हमने आपको बता दिया, एनसीआर के बारे में बता दिया, एफआईआर के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, मान लीजिए कि अगर आप एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद इसकी जब पुलिस स्टेशन में एफआईआर आपका दर्ज हो जाएगा तो एफआईआर दर्ज होने के बाद वो एनसीआर हो या जीरो एफआईआर हो या एफआईआर हो, तीनों में एक ही नियम लागू होता है। पुलिस आपको उसका एक निःशुल्क कापी या प्रतिछाया कापी आपको देगी जो कि निःशुल्क है और आपका यह अधिकार है कि आप एफआईआर या एनसीआर या जीरो एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसका एक निःशुल्क कापी आप अपने पास ले सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप शिकायत देने जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, आपके शिकायत पत्र पे पुलिस ने अगर साइन कर दिया है किसी भी पुलिस कर्मचारी ने, तो आप इसके बाद भी उसको जीडी करा लीजिए। जीडी का मतलब इसको जनरल डायरी करा लीजिए, ये बहुत जरूरी होता है। जीडी क्या होती है, जनरल डायरी क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। बहुत लंबा चौड़ा नहीं, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता है। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा एफआईआर, एनसीआर, जीरो एफआईआर के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा हम, तो बताऊंगा, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। तो उसका एक निःशुल्क कापी आप ले सकते हैं। अगर आप एफआईआर दर्ज कराने गए हैं तो अगर पुलिस को आपने घटना बता दिया, पुलिस आपका एफआईआर दर्ज कर लेता है तो ठीक है। अगर पुलिस आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है, मतलब तो आप अपने से अगर लिख के दे रहे हैं, तो इसमें आपको करना क्या है कि घटना जब घटी है, जिस दिन घटी है, जिस समय घटी है, जिसके सामने घटी है और उस घटना में आपका नुकसान क्या हुआ है, इतनी चीजें आपको एप्लीकेशन में, अपने शिकायत पत्र में, अपने एफआईआर पत्र में आपको लिख के उस पुलिस स्टेशन में आपको देना होगा। आपके एफआईआर कॉपी में इतनी चीजें जरूर होनी चाहिए, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका गांव, घटना कब घटी है, किस कारण से घटी है, उसका वजह बता दीजिए, माहौल क्या था वहां का, उस समय का वातावरण क्या था, किसके सामने घटी है, किस लिए घटी है, सब बताना जरूरी होता है। तभी आपकी एफआईआर का जो शिकायत पत्र काफी मजबूत माना जाएगा, अन्यथा उसे एक साधारण एप्लीकेशन के रूप में ले लिया जाता है। ठीक है,
तो इस बात को थोड़ा आप गंभीर लेने की चेष्टा करेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है आप हमारे बात को गंभीर ले भी रहे हैं। अब अच्छा चलिए आते हैं कि ये तो हो गया FIR, NCR और 0 FIR। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं और आपको किसी ने रंजिशवश, दुश्मनीवश, या आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, या आप सरकारी नौकरी पाने वाले, या सरकारी नौकरी कर रहे हो, या किसी भी कारण आपको किसी ने झूठे केस में फंसा दिया, आपके ऊपर FIR कर दिया, ठीक है, आपके ऊपर FIR कर दिया, तो एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, जब आप FIR करने जाएंगे, जिस भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप जब FIR किसी भी थाने में करने जाते हैं तो FIR करते समय, जैसे मान लीजिए इस समय 2022 चल रहा है, तो यहाँ पे आप लिख करके लिख देंगे 2022 और उस थाने के अंतर्गत मान लीजिए आप 95, 96, 198 जिस नंबर पे आपका FIR दर्ज हो रहा है, कि मान लीजिए 191 के बाद 192 नंबर पे FIR है, तो यहाँ पे कर देंगे 192/2022। इसका मतलब हो गया FIR 192/2022, मतलब 2022 में, सन 2022 में 192 नंबर पे आपका FIR दर्ज है। NCR में भी कुछ इसी टाइप। और 0 FIR में इस प्रकार का कोई नंबर आपको नहीं देते हैं। 0 FIR में अगर आप किसी अदर थाने पे, अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी अदर थाने पे जाते हैं अपना शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो वहां पे आपका शिकायत दर्ज कर लेते हैं, बाद में उस संबंधित थाने को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसको कहते हैं 0 FIR। और 0 FIR की आवश्यकता पड़ी क्यों, एक लाइन में बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं। मान लीजिए 2 थाना क्षेत्र आते हैं, 2 पुलिस इलाका के क्षेत्र या 2 थाना क्षेत्र आते हैं, और उस बॉर्डर पर कोई घटना घट गई है, तो इस थाना के अंतर्गत घटना घटी है कि इस थाना के अंतर्गत घटना घटी है, इस मैटर में मामला उलझ के रह जाता है, तो उस समय सरकार ने, उस समय के शासन प्रशासन ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, उस समय के जो भी अफसर थे, उन्होंने शासन को सुझाव दिया और शासन ने इस पे गौर फरमाया, तो वहां से 0 FIR को उन्होंने लागू किया। और 0 FIR की छोटी सी परिभाषा मैंने आपको बता चुका है कि घटना घटने वाले थाना क्षेत्र के बाहर के थाना क्षेत्र में अगर आप FIR दर्ज करा रहे हैं तो 0 FIR है, फिर वो घुमा फिरा के उसी संबंधित थाने क्षेत्र में चला जाता है जहां पे घटना घटी होती है। ठीक, समझ में आ गया आपको? और मुझे लग रहा है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सीरियस होने वाली बात नहीं है। आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा मैं आपको समझाऊंगा FIR, NCR और 0 FIR क्या होता है। ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो भी आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया FIR, NCR, 0 FIR। अब इसमें मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई झूठा FIR के केस में फंसा देता है, आपकी नौकरी लगने वाली है या लग चुकी है, या किसी कारणवश, दुश्मनीवश, रंजिशवश आपको कोई झूठे FIR के केस में फंसा दिया है, तो मेरे मित्र आपको डरना नहीं है, एकदम मत डरिए। अगर संगीन अपराध नहीं है तो आप प्रेम पूर्वक पुलिस थाने में जाइए, पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां पे SHO, CO जो भी है उनसे अपनी बात रखिए। अगर संगीन अपराध है तो आप अपने परिवार वालों को भेज सकते हैं, अपने एडवोकेट, अपने अधिवक्ता को आप भेज सकते हैं कि मुझे गलत फंसाया गया है, मुझे झूठे फंसाया गया है और घटना के समय में उक्त स्थान पे नहीं था। इस तरीके से आप अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर FIR दर्ज किया या जिस पुलिस अफसर ने झूठे FIR के आरोप में आपका चालान किया है, आपको पाबंद किया है, तो आप CRPC 110 से, याद करिएगा, CRPC 110A के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप मुकदमा लड़ सकते हैं, आप अपना बचाव कर सकते हैं। भारत के संविधान में आपको यह अधिकार दिया गया है CRPC 110A का। और आपके पास एक ऑप्शन और है, अगर आपके ऊपर कोई झूठा FIR कर दिया है, अगर आपको कोई झूठे FIR के केस में फंसा दिया है, तो CRPC 110A के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, CRPC 482। कौन सा ऑप्शन है? CRPC 482।
CRPC 482, CRPC की धारा 482 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहां से भी आप अपने मुकदमे को हटा सकते हैं, अपने गिरफ्तारी पे आप स्टे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया वो CRPC 110 से और CRPC की धारा 482। ठीक है। अब अगर आपके ऊपर FIR झूठा है या आपके ऊपर झूठे FIR का आरोप लगा है, तो उस FIR, अगर एक बार FIR दर्ज हो गया है तो कोई भी पुलिस अधिकारी उस FIR को निरस्त नहीं कर सकती है। कोई भी पुलिस अधिकारी आपके FIR को रद्द नहीं कर सकता है। पुलिस अधिकारी बहुत कर सकते हैं, आपका आरोप पत्र, आपका चार्जशीट बना सकते हैं, उसको कोर्ट में भेज सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। आपके FIR में इससे ज्यादा पुलिस अधिकारी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई माई का लाल अगर कहे कि, या कोई भी अधिवक्ता आपसे कहता है कि मैं आपके SP ऑफिस या पुलिस थाने से ही आपका FIR रद्द करा दूंगा, तो सरासर झूठ बोलता है, सरासर गलत करता है। एक बार FIR दर्ज होने के बाद वह निरस्त नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई निरस्त कर सकता है तो माननीय उच्च न्यायालय उसको निरस्त कर सकती है। अगर FIR को, अगर आपके ऊपर FIR हो गया है और उस FIR को कोई निरस्त कर सकता है या उस FIR को कोई पेश कर सकता है, उस FIR को अगर रद्द करने का अधिकार किसी को है, तो माननीय उच्च न्यायालय को भी उसका अधिकार है। माननीय उच्च न्यायालय ही आपके FIR को रद्द कर सकती है, निरस्त कर सकती है। इसके अलावा कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता है। एक बात आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए। बहुत से कंपटीशन में और बहुत से एग्जाम में, जैसे PCSJ के एग्जाम में, SSC CGL के एग्जाम में, और बहुत से बार UPSC के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, पुटअप कर चुका है कि अगर आपके ऊपर आपके ऊपर FIR दर्ज हो गया है तो उस FIR को कौन रद्द कर सकता है? तो आप यही कहेंगे कि अगर आपके ऊपर FIR दर्ज हो गया है तो उस FIR को केवल और केवल माननीय उच्च न्यायालय ही रद्द कर सकता है। पहली बात। अच्छा ठीक है, जहां तक हमने आपको बताया आपको समझ में आ गई। आइए अब जानते हैं कि अगर आपके ऊपर झूठा FIR हो गया है तो आपके पास एक ऑप्शन और है, 182 CRPC। CRPC की धारा 182 जो है वो भी आपको झूठा FIR से बचाती है। CRPC के बाद 211 है, चाहे 182 अगर हो गया, अगर CRPC 182 अगर आपके ऊपर कोई झूठा FIR किया है तो वहां पर CRPC 182 लागू होगी, और CRPC 182 लागू होने के बाद जिसने आपके ऊपर झूठा FIR किया उसे 6 माह की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या अगर माननीय न्यायालय चाहते हैं, अगर कोर्ट चाहता है तो उसे जुर्माने और 6 माह के कारावास दोनों से दंडित कर सकते हैं। माननीय न्यायालय का मतलब विवेकाधिकार के ऊपर है, वहां पे हमारी और आपकी नहीं चलने वाली। वहां पे जब भी चलेगा माननीय न्यायालय का ही चलेगा। ठीक है, न्याय से बढ़ के कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद 211 CRPC है। 211 CRPC क्या कहता है? 211 CRPC कहता है कि अगर आपको कोई झूठे FIR में फंसा दिया है, तो अगर आपको कोई झूठे FIR में फंसा दिया है तो 2 साल का आपको झूठे FIR, जो जिसने भी आपके ऊपर झूठा FIR किया है, अगर आप निर्दोष साबित हो जाते हैं तो झूठा FIR आपके ऊपर करने वाला खुद दोषी साबित हो जाएगा, उसको 2 साल की सजा हो सकती है। ये कौन कहता है? 211 CRPC कहता है। CRPC की धारा 211 कहती है कि आपके ऊपर जिसने FIR किया है, अगर आप निर्दोष साबित होते हैं तो ऑटोमेटिक वो दोषी हो जाएगा, उसको 2 साल की सजा हो सकती है या कुछ जुर्माना लग सकता है, या 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। यह माननीय न्यायालय के विवेकाधिकार के ऊपर निर्भर करता है, ना कि हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए उसने आपके ऊपर अति संगीन अपराध में आरोप लगाया है, जो आपका एंटी पार्टी है, आपके ऊपर ऐसा अपराध लगाया है कि आपको 7 वर्ष की जेल हो सकती है या आजीवन कारावास हो सकता है, या आपको हमेशा के लिए उस जिला या उस राज्य से बेदखल कर दिया जाता है, इस प्रकार की कोर्ट कुछ आदेश कर सकती है। अगर इस प्रकार के मामले में आपको फंसाया गया है, आपके ऊपर FIR दर्ज किया गया है,
और अगर आप निर्दोष साबित होते हैं तो जो व्यक्ति आपके ऊपर FIR किया है, कुछ जिस तरीके से आपके ऊपर उसने ब्लेम लगाया है और उसका जिस तरीके से दंड का प्रावधान है, उस तरीके से माननीय न्यायालय उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेगी, उस तरीके से उसको दंड का जो भी सजा हो अपने विवेकाधिकार के अनुसार सुनाएगी। ठीक, अब आते हैं एकदम लास्ट स्टेप पे। मान लीजिए आपके ऊपर FIR हो गया है और आपकी नौकरी लगने वाली है, तो लोग अभी प्राय गांव में चर्चा होता है कि फलनवा FIR के दी तो नौकरी लगे वाला, हम नौकरी ना लग पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके ऊपर FIR अगर हो भी जाता है तो भी आपकी नौकरी लगेगी। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके ऊपर FIR हो गया तो आपकी नौकरी चली जाएगी या नहीं लगेगी। अगर आपके ऊपर FIR हो गया है तो आपको एक हलफनामा, जिस विभाग में आपकी नौकरी लगी है वहां पे आपको एक हलफनामा पेश करना होगा, प्राय तहसील से या जिला कोर्ट से, कलेक्टर, जहां से भी आप बनवा सकते हैं। उसमें आप बाकायदे लिख के देंगे, उसको नोटरी करा के उस पर अपना दस्तखत करके देंगे कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति फलाना केस में मुझे झूठा फंसाया गया है, या इस केस से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं निर्दोष हूं, अगर मैं दोषी साबित होता हूं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। इस तरीके से आप एक हलफनामा देंगे, आपको नौकरी पर रख लिया जाएगा। अब बाई दफे अगर आपको नौकरी पर रख लिया गया, आप निर्दोष साबित हो गए तो आपकी नौकरी आजीवन चलती रहेगी जब तक आप रिटायर ना हो जाए, पेंशन न पाने लगे। बाई दफे अगर आप नौकरी के दौरान आपको दोषी साबित कर दिया जाता है तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है? तो कोर्ट ने आपको दोषी साबित कर दिया है तो आप सीधे जाएंगे हाई कोर्ट। कहां पे जाएंगे? SC। कहां पे जाएंगे? SC जाएंगे। और अगर वहां पे भी आपको दोषी साबित कर दिया गया है तो ये मेरे मित्रों, अब आप कहां पे जाएंगे? SC के बाद SC जाएंगे। SC बोले तो सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो पक्ष में आए आपके या आपके विपक्ष में आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आपके कैरियर के लिए सर्वमान्य रहेगा। और बाई दफे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ जाता है तो आप यहाँ पे पुनः याचिका या पुनः विचार के लिए फिर से वाद दायर कर सकते हैं। उसका कौन सा धारा है, किस तरीके से दायर कर सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मित्रों एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत डीपली चीज, जो कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर अपने वीडियो में, अपने क्लास में नहीं बताए हैं, इस टॉपिक पे उसको मैं बता रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपको दोषी साबित कर देती है और आपका FIR जो था वो सही साबित हो जाता है, आप दोषी साबित हो जाते हैं, तो आपका नौकरी जाने का खतरा बरकरार रहता है या जा सकता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आपकी नौकरी बच सकती है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद आप अपने क्षेत्र के जिस प्रदेश, जिस स्टेट से आप आते हैं, उस स्टेट के राज्यपाल के पास आप जा सकते हैं या फिर सीधे भारत के राष्ट्रपति के पास आप जा सकते हैं। और किस तरीके से जा सकते हैं, उसका जाने का प्रावधान क्या है, तरीका क्या है, नियम क्या है, मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और आपकी नौकरी बच जाएगी। और मेरे दोस्तों, जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे आशा हो रही है कि मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी बातें आपको बताई हैं आपको समझ में आया है, आप समझ चुके हैं, आप हमारे विचारों से, मतलब जो भी हमने आपको बताया है आप उसको समझ चुके हैं, भली बात आप जान चुके हैं। बहुत डीपली नहीं बताया हूं, बहुत हार्ड नहीं बताया हूं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताया हूं, एकदम आप समझिए कि गांव की भाषा में बताया हूं, काफी संक्षेप में बताया हूं और एकदम सरल भाषा में बताया हूं। आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, जो लोग गांव घर से आते हैं, शहर से आते हैं, जिनको लॉ, LLB, LLM या कोर्ट कचहरी की कोई, या कह सकते हैं जिनको विधि की कोई जानकारी नहीं है, जिनको लॉ की कोई जानकारी नहीं है, वो भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। और अगर कभी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है तो एक बार आप मुझे याद करिएगा, मेरे चैनल को, मेरे क्लास को, मेरे वीडियो को याद करिएगा, मैंने क्या बताया है उसका आप स्मरण करिएगा। मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं, अगर इस तरीके से आप किसी पुलिस अधिकारी के सामने या कहीं पे आप बात करते हैं, आप बिहेवियर करते हैं, तो जो अधिकारी खुद समझ जाएगा कि यार आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है। ठीक है, जब आप मूर्ख बने रहते हो तो दुनिया आपको मूर्ख बनाती है, लेकिन जिस दिन आप नॉलेज में बात करते हो, जिस दिन आप पूरे सत्यता के साथ बात करते हो,
प्रामाणिकता के साथ बात करते हो, उस दिन सामने वाला समझ जाता है कि आपको नॉलेज है, तो आपसे आनाकानी नहीं करता है। कलयुग चल रहा है, कलयुग में नुकसान उसी का होता है जिसको कोई जानकारी नहीं है या फिर जो कमजोर है। कलयुग में उसका नुकसान नहीं होता है जो बलवान है, कलयुग में उसका नुकसान नहीं होता है जो ताकतवर है या जो जानकार है। तो ठीक है, आप बलवान है या कमजोर है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप जानकार बनो। और मैं भी बहुत हाई फाई नहीं जानता हूँ, या मैं भी बहुत हाई क्वालिटी नहीं जानता हूँ। बस किताबें पढ़ता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, अच्छे अच्छे जो प्रोफेसर हैं, अच्छे अच्छे जो लेक्चरर हैं, उनके मैं भी वीडियोस देखता हूँ, अच्छे अच्छे बुक पढ़ता हूँ, करीब 5 घंटे 6 घंटे में बुक पे देता हूँ। इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, फिर उसमें से मैं निकालता हूँ कि कितने कम शब्दों में आपको कितना ज्यादा बता सकूं। पूरी कोशिश यही रहती है कि कितने कम शब्दों में आपको मैं कितना ज्यादा बता सकूं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा वीडियो, हमारा क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बने रहिए मेरे चैनल मस्त भारत के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।